जादुई गुफाओं का जादू। रामपुर नामक गांव में दीपिका और सरिता नाम की दो सहेलियां रहती थी। सरिता अपने माता पिता के साथ बहुत ही छोटे से मकान में रहती थी। वहीं दीपिका बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत अमीर थी। सरिता बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। दीपिका बहुत ही घमंडी और लालची लड़की थी, परंतु फिर भी वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे दोनों साथ में ही स्कूल जाते और साथ में ही घर आते। स्कूल से आने के बाद दोनों रोज शाम को पार्क घूमने जाते थे। फिर एक दिन सरिता दीपिका से कहती है, तुम्हें पता है हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में कोई गुफा है और मैंने सुना है जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम आज ही उस गुफा के पास घूमने जाते हैं। अच्छा तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह दीपिका और सरिता उस गुफा की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दो जादुई गुफा नजर आ जाता है। देखो दीपिका, यहाँ दो गुफा है, हमें कौन सी गुफा में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। सरिता और दीपिका दोनों ये सोच ही रही थी कि कौन सी गुफा में जाए। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हुई और वो बोली, मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। और जैसा कि तुम देख सकती हो तुम्हारे सामने दो गुफा है, एक गुफा अच्छाई का और दूसरा गुफा बुराई का। अच्छाई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध महिला मिलेगी जो कई सालों से बीमार पड़ी है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई की गुफा में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा, परंतु याद रखना उस गुफा में एक नागिन रहती है। अब ये तुम पर निर्भर करता है, तुम कौन सा मार्ग चुनती हो, अच्छाई का या बुराई का। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। दीपिका, हमें अच्छाई की गुफा में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी काकी कितने सालों से बीमार पड़ी है, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई की गुफा में, मैं तो बुराई की गुफा में जाऊंगी। सुना नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई की गुफा में हमें ढेर सारे खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ बुराई की गुफा में चलो। नहीं दीपिका, मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या है, पैसे तो आज है और कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। पर तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चली अपनी बुराई वाली गुफा में, तुम ही जाओ अपने अच्छाई की गुफा में। इतना कहकर दीपिका बुराई की गुफा में चली जाती है और सरिता अच्छाई की। सरिता को थोड़ी दूर चलने के बाद गुफा के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आती है, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे, तरह तरह के फल लगे थे। सरिता को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से फल तोड़कर खाने लगी। वाह, कितने स्वादिष्ट फल है। तभी सरिता को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाज आ रही थी। सरिता उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, मैं आ गई हूँ आपकी देखभाल करने, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी अम्मा। सरिता सच्चे मन से उस अम्मा की देखभाल में लग जाती है, दिन रात उनकी सेवा करती है। सरिता रोज कुटिया की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है, पशु पक्षी को खाना खिलाती है और बहुत ही अच्छे से अम्मा का ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ दीपिका की बुराई की गुफा के अंदर जाते ही उसे बहुत ही अजीब और डरावनी दुनिया नजर आती है। उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। दीपिका खजाने की लालच में आगे बढ़ती रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। दीपिका को बहुत भूख भी लग रही होती है। उस परी ने तो कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा और भूख से मेरी जान और जा रही है, क्या करूँ? फिर थोड़ी और आगे चलने पर दीपिका को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ, फिर मैं और अमीर बन जाऊंगी। ये सोचकर दीपिका खजाना लेने आगे बढ़ती है। उसे वहाँ ढेर सारा खजाना नजर आता है
अरे वाह, इतना सारा खजाना! सरिता तो पागल है जो अच्छाई की गुफा में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई की इस गुफा में आती तो उसे इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब इस सारा खजाना अकेले मेरा है। ये सोचकर दीपिका जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है वो खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या, ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा? इसी प्रकार दीपिका जैसे ही खजाने को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है खजाना गायब हो जाता, और अगर हाथ पीछे करती तो खजाना वापस आ जाता। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट होती है। लालची लड़की, अब तेरा लालच ही तुझे ले डूबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगी और मेरा भोजन बनने के लिए अब तू तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भरकर तुझे खाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। परंतु नागिन दीपिका को वहीं डस लेती है और दीपिका चूहे में बदल जाती है। जो भी बुराई के गुफा में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ सरिता सच्चे दिल से उस अम्मा की देखभाल में लगी हुई थी। अम्मा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा एक परी में बदल जाती है। सरिता, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खड़ी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हुई और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी सरिता को बहुत सारा खजाना देती है। सरिता परी का धन्यवाद देकर वो खजाना लेकर उस गुफा से बाहर आ जाती है। गुफा से बाहर आने पर उसे पता चला कि उसकी सहेली दीपिका को नागिन ने डस लिया है और वो वहीं गुफा के अंदर चूहा बन गई है। इस बात का सरिता को बहुत अफसोस होता है। काश दीपिका, तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी वहाँ दीपिका चूहे के रूप में आती है और कहती है, सरिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बुराई के रास्ते में जाने के लिए मैं मजबूर हो गई, परंतु तुमने लालच नहीं किया और अच्छाई का मार्ग चुना, जिस कारण तुम्हें खजाने लेने की इच्छा ना होने पर भी तुम्हें इतना सारा खजाना मिला। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की गुफा में गई होती, पर अफसोस मेरी लालच ने ही मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहाँ पर आती है और दीपिका से कहती है, दीपिका, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। और ऐसा कहते ही परी दीपिका को वापस इंसान में बदल देती है। फिर दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये शिक्षा हम आगे से सभी दोस्तों को देंगी और कभी लालच नहीं करेंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में वाकई बहुत ताकत होती है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और नई मजेदार कहानियाँ लाते रहें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, एक हीरापुर नाम का गांव था। उसी गांव में एक रानी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ बड़े ही हाव भाव से रहती थी। जैसे कि उसका नाम रानी था, वो गरीब होने के बाद भी हमेशा रानी की तरह ही रहती थी और अपने अमीर होने का दिखावा करती थी। रानी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और वो हमेशा अपने मेकअप में लगी रहती थी। रानी की सहेलियां भी रानी की खूबसूरती से बहुत जलती थी। रानी अपने गोरे रंग का बहुत ध्यान रखती थी। सब कुछ होते हुए भी रानी की कई गलत आदतें थी। वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती थी और वो सदैव लोगों से अपना काम करवाने की इच्छुक होती थी। रानी की माँ संगीता रानी का बहुत ध्यान रखती थी, परंतु कहीं न कहीं रानी बहुत घमंडी हो गई थी और वो अपनी माँ से अच्छे से बात तक नहीं करती थी। रानी के पिता सुनील अपने पिता के खेतों में काम किया करते थे।
फसल का मौसम ना होने पर वो गांव के बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी करने जाने लगते हैं। कम वेतन की वजह से वो रानी की बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे, जिससे रानी अपने पिता से गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन रानी के पिताजी रानी से कहते हैं, रानी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी माँ सुबह से खेतों में काम कर रही है, तुम भी चलकर उनकी कुछ मदद कर दो, इससे उनके काम में सहायता हो जाएगी। नहीं पिताजी, मैं खेत पर काम नहीं कर सकती हूँ, इससे मेरी स्किन काली हो जाएगी और आप तो जानते ही हैं मैं एक रानी हूँ और रानी हमेशा एक रानी की तरह ही रहती है। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम खेत में काम करने गई तो मैं तुम्हें एक सुंदर सा हैंड बैग ला कर दूंगा। रानी हैंडबैग का सोचकर खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खेतों में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। उन्हीं मजदूरों में उसकी माँ संगीता भी होती है। रानी बहुत आलसी थी, वो साइड में बैठकर लोगों से काम करवाती है। तभी रानी को एक चमकदार चीज दिखाई देती है। वो चमकदार चीज क्या है? अरे वह तो एक जादुई पेड़ है, परंतु तुम वहाँ मत जाना, वहाँ जाने में बहुत खतरा है। रानी मजदूर की बात ना सुनकर लालच में आ जाती है और रानी मन ही मन बोलती है, अगर ये जादुई सोने की एक भी पत्ती मेरे हिस्से में आ गई तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और फिर मैं किसी रानी से कम नहीं लगूंगी और मेरे पास अच्छा सामान खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे भी होंगे। इतना सोचकर रानी उस जादुई पेड़ की ओर बढ़ने लगती है। रानी उस पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद वो उस पेड़ को हाथ लगाती है। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आती है, कौन है जिसे मेरी तपस्या भंग कर दी है? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। और पेड़ को जाकर सब कुछ सच सच बताती है। तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो, तो तुमने अपने सभी गलतियां बहुत अच्छे से मान ली, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम एक अमीर लड़की बनना चाहती हो, परंतु ऐसा एक बार में संभव नहीं है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ से रोजाना एक सोने की पत्ती ले जाना, पर ध्यान रहे उस समय तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। बिना डिस्टर्ब किए इस पेड़ से एक पत्ती ले जा सकती हो। रानी पेड़ के कहे अनुसार उस पेड़ से एक सोने की पत्ती ले लिया करती थी। रानी बहुत खुश थी कि अब वो जल्दी एक अमीर लड़की बनने वाली है और इस तरह रानी अब रोजाना उस सोने के पेड़ से एक पत्ती ले आया करती थी। परंतु रानी इससे ज्यादा अमीर नहीं हो पा रही थी और एक दिन उसके मन में लालच आ जाता है और रानी सोचती है, अरे पेड़ की आंखें तो बंद है और इतने दिनों से मैं तो रोजाना एक सोने की पत्ती ले जा रही हूँ, जिससे मैं बहुत धीरे धीरे अमीर हो रही हूँ। क्यों ना आज मैं 2 या 3 सोने की पत्ती ले लूं? ऐसे तो मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगी और एक रानी की तरह ठाठ से रहूंगी। इतना सोचकर रानी 3 सोने की पत्ती ले लेती है और अपने घर आ जाती है। पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ देख रहा था। रानी के इस व्यवहार से पेड़ क्रोधित हो जाता है और उसे दुनिया की सबसे काली लड़की में बदलने का श्राप दे देता है। यहाँ रानी खुशी खुशी अपने घर में मेकअप कर रही होती है, तभी वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। रानी अपना ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ, पिताजी, देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और अब देखो मैं दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे पहले जैसा कर दीजिए। रानी के माता पिता भी जब उसको इस हालत में देखते हैं तो उन्हें रानी पर बहुत दया आती है। रानी बेटी, तुम रोजाना उस सोने के पेड़ के पास जाती हो, परंतु आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, फिर आज ये तुम इतनी काली कैसे हो गई? फिर रानी अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है कि किस तरह वो जल्दी अमीर बनने के लालच में वहाँ से 3 सोने के पत्ते इकट्ठे तोड़ लाई थी और जिस वजह से उसका ये हाल हो गया। प्यारी बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा करने के लिए हमें उस पेड़ के पास ही जाना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। चलो हम तुरंत जाकर उस पेड़ से मदद मांगते हैं और तुम अपने किए की माफी मांग लेना। रानी ऐसा ही करती है और अपना चेहरा ढककर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। पेड़ जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर आपके सोने के खजाने में से 2 पत्तियां ज्यादा तोड़ ली थी। मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और चोरी भी नहीं करूँगी। वह सब तो ठीक है,
प्यारी बेटी, परंतु जो शराब मैं तुम्हें दे चुका हूँ वह ठीक नहीं हो सकता। परंतु अगर तुमने नेक काम करे और लोगों की मदद करी तो तुम्हारा पहले जैसा रंग तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं आज से ही लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी और सभी की बात मानूंगी। इतना कहकर रानी अपने घर के लिए निकल जाती है। अब रानी अपने माँ के कामों में उनकी मदद करती है। रानी अपने पिता की सेवा भी करती है। उस दिन रानी को गांव में जो भी मदद मांगते हुए नजर आता, रानी उनकी मदद करती। अब रानी को लोगों की मदद करने में मजा आने लगा था और उसकी आदतें अब अच्छी हो गई थी। सभी गांव वाले रानी से बहुत खुश रहने लगे थे और उसकी तारीफ करने लगे थे। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने के बाद भी रानी का जब रंग पहले जैसा नहीं हुआ तो वो एक बार फिर से पेड़ के पास पहुंच जाती है और पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मैंने आपके कहे अनुसार सभी लोगों की मदद की और सबसे प्यार से व्यवहार किया, अपने माता पिता की सेवा भी की, परंतु मेरा रंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला। कृपया कर मेरी मदद कीजिए, मैं अपने इस काले रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ रानी बेटी, आज वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें पहले जैसा गोरा और सुंदर कर सकता हूँ। यह लो, यह एक जादुई हैंडबैग है जो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से बनाई है। इस हैंडबैग में रखा हुआ मेकअप का सामान लगाकर तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षित हो जाओगी। साथ ही साथ तुम इस हैंडबैग से कोई भी जरूरत का सामान मांग सकती हो। यह हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करेगी। फिर रानी पेड़ को धन्यवाद देकर वो जादुई हैंडबैग अपने साथ अपने घर ले आती है और अब रानी हर रोज उस जादुई हैंडबैग के मेकअप किट को यूज करती और पहले की तरह सुंदर हो जाती है। ये देख रानी खुशी से उड़ने लगती है। इस तरह रानी को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो उस जादुई हैंडबैग से मांग लिया करती। रानी के पास जादुई हैंडबैग आने के बाद भी उसका व्यवहार जरा भी नहीं बदला और वो सदैव लोगों की मदद करती रही और माता पिता का आदर करती रही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।